हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट इकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 का जो वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर में वो होता है मित्रों 0.039% बाय वॉल्यूम। और इसको अगर हम पार्ट पर मिलियन लिखना चाहें तो 390 ppm ये पार्ट पर मिलियन होता है। अब मित्रों, CO2 एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। CO2 लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है C3 प्लांट्स के लिए, लेकिन हम देखेंगे जो C4 प्लांट्स हैं वो अपने आप को उन्होंने अडेप्ट किया कम कार्बन कंसंट्रेशन में रहने के लिए, कि जहाँ पर कार्बन कंसंट्रेशन कम है वहाँ पर वो इजीली ग्रो कर सकें। उन्हें उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म होता है C4 प्लांट के लिए। तो हम देखेंगे कि CO2 C3 प्लांट के लिए सब ऑप्टिमम होती है। ये जो कंसंट्रेशन है कितनी 390 ppm ये सब ऑप्टिमम है। किसके लिए? C3 प्लांट के लिए सब ऑप्टिमम। बट C4 के लिए ऑप्टिमम है। C4 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम होती है। प्लांट्स आप देख ही रहे हो, इतने जो वॉल्यूम है ये पर्याप्त नहीं है C3 प्लांट के लिए एटमॉस्फेयर में, इसलिए मैंने लिखा सब ऑप्टिमम। इसके लिए ऑप्टिमम है, इतनी पर्याप्त है। इसलिए हम देखेंगे C4 प्लांट कम CO2 कंसंट्रेशन पर ही फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देते हैं और C4 प्लांट के अंदर कंपनसेशन पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट कम है कंपैरेटिव टू C3 प्लांट्स। देखिए जरा, दिखाते हैं, ग्राफ से समझ में आएगा मित्रों। मान लीजिए हम कर्व प्लॉट करते हैं तो इस एक्सिस पर तो मित्रों हम लेते हैं CO2 कंसंट्रेशन और इस एक्सिस पर ले लिया हमने फोटोसिंथेटिक रेट या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप चाहें। तो मित्रों हम देखेंगे जो मामला चलेगा C3 प्लांट में, C4 प्लांट में, क्योंकि मैंने बताया जो C3 प्लांट है वो एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं। मतलब अगर C3 प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करनी है, फोटोसिंथेसिस चलाना है, तो कुछ अमाउंट CO2 की, एक पर्टिकुलर अमाउंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होनी चाहिए, वो अपना फोटोसिंथेसिस तब स्टार्ट कर पाता है। तो जैसे ये कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता है और चला जाता है। बल्कि थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं मित्रों, C3 का बता रहा हूँ, C3 का C4 में ये होता है। C4 में अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम प्रेजेंट है तो भी वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। हम देखेंगे मित्रों C4 का जो कर्व जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। इस तरह से जाएगा C4 का। तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज C4
और ये C3, C3 का एक बार दोबारा से कर लेते हैं, ये C3 है, ये C4 है, C3 C4। अब देखिए जो C4 है वो एटमॉस्फेयर में कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होने पर भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है और उसका कंपनसेशन पॉइंट भी कम है। अगर कंपनसेशन पॉइंट हम देखें C4 का तो कम आएगा, जिस पर कंपनसेशन पॉइंट बोले तो ए पॉइंट एट विच CO2 फिक्सेशन इज बैलेंस्ड बाय CO2 इवोल्यूशन, जिस पर फोटोसिंथेटिक रेट और रेस्पिरेशन इक्वल हो, वो होता है कंपनसेशन पॉइंट। क्योंकि भैया CO2 इवोल्यूशन तो रेस्पिरेशन से ही होगी, तो वो कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है। तो मित्रों हम देखेंगे C4 के अंदर कंपनसेशन पॉइंट भी कम होता है और सैचुरेशन पॉइंट भी कम होता है। कंपनसेशन पॉइंट बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पे आ जाएगा और सैचुरेट भी देखिए बहुत कम। सैचुरेट का मतलब है सैचुरेट हो जाना, उसके बाद वो आगे फोटोसिंथेटिक रेट को बढ़ा ही नहीं सकता। तो सैचुरेट यहाँ हो रहा है, देखिए हो जाएगा। बट C3 फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन पर रखेगा जब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू C4 प्लांट्स। तो देखिए स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। इसका कंपनसेशन पॉइंट C3 का कंपनसेशन पॉइंट हम देखेंगे मित्रों वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू C4 प्लांट और सैचुरेशन पॉइंट भी ज़्यादा होगा। देखिए कहाँ पर जाकर सैचुरेट हो रहा है मामला, देखिए यहाँ पर जाकर सैचुरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो मित्रों ये है, भले ही C4 प्लांट के पास एबिलिटी हो किस बात के लिए कि वो कम कंसंट्रेशन में भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, C4 प्लांट को इस बात का घमंड है। तो C3 भी कह देता है कि भैया कंडीशन ऑप्टिमम करके देखो, तब देखें किस में ताकत ज़्यादा है, कौन ज़्यादा फोटोसिंथेसिस को बढ़ा सकता है। तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर सकता है C3 प्लांट अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, और वो कंडीशन अगर C4 को भी दे दी जाए तो C4 ज़्यादा फोटोसिंथेटिक रेट नहीं बढ़ा पाएगा। उसकी लिमिट है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जितनी भी उसमें वो बढ़ा लेता है। C3 बढ़ा नहीं पाता क्योंकि ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है। तो देखिए लिखते हैं CO2 कंसंट्रेशन एक बार हम देखते हैं फॉर कंपनसेशन पॉइंट। तो हम देखेंगे मित्रों एक प्लांट C3 प्लांट है और एक है C4 प्लांट। C3 प्लांट के अंदर जो कंपनसेशन पॉइंट है वो होता है मित्रों 50 to 100 ppm। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में होनी ही चाहिए, है तो ज़्यादा है ना वैसे तो, देखिए इतनी है, इतनी चाहिए कंपनसेशन पॉइंट के लिए। अगर इतनी भी नहीं मिली ना तो मामला ये होगा प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करने लग जाएगी, मतलब बना नहीं रहा है बल्कि उल्टा खर्च कर रहा है। कंपनसेशन पॉइंट पर तो मामला जीरो है कि जितना CO2 फिक्स किया उतना ही CO2 इवॉल्व किया, जीरो हो गया। और उससे भी अगर नीचे होगी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन तब तो डार्क रेस्पिरेशन चलेगा, ओनली रेस्पिरेशन चलेगा, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है। बात समझ में आई। C4 प्लांट के अंदर अगर हम देखें मित्रों तो ये होता है नियरली ज़ीरो। हमने देखा ना कहाँ से स्टार्ट किया था, कर्व में नियरली ज़ीरो से स्टार्ट कर देता है C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस को। मैं मित्रों नियरली ज़ीरो बोल रहा हूँ, इक्वल टू ज़ीरो नहीं बोल रहा हूँ। ज़ीरो पे तो कोई भी नहीं करेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है ही नहीं। तो मित्रों क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। हाँ लेकिन बहुत कम हो, भले ही नियरली ज़ीरो हो, तब भी C4 प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देते हैं।
और हम देखेंगे 390, 350 टू 400 ppm तक तो सैचुरेट हो जाते, झिक जाते C4 प्लांट की भैया अब हम बहुत हो गया हमारा, अब हम नहीं खाया जाएगा। वो है सैचुरेशन पॉइंट, टोटली पूरी तरह से झिक जाना, उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, फोटोसिंथेसिस उसके बाद बढ़ ही नहीं रही है, वो सैचुरेशन पॉइंट। तो मित्रों कंपनसेशन पॉइंट का देखा, सैचुरेशन देख लेते हैं इनका। सैचुरेशन क्या आता है, सैचुरेशन पॉइंट कितने पर आएगा, CO2 कंसंट्रेशन, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन के लिए देखें मित्रों, तो C3 सैचुरेट होगा 700 टू 800 ppm पर, इतनी चाहिए, जबकि एटमॉस्फेयर में है कितनी, इतनी। तो इसका मतलब ये है C3 प्लांट को तो कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं सैचुरेट होने की, कि वो पर्याप्त पूरी तरह से झिक सके कि हाँ बहुत हुआ, ऐसा कभी नहीं कहेगा C3 प्लांट। मिल इतना रही है और सैचुरेशन इतना है C3 का। C4 का देखिए C4 का सैचुरेशन पॉइंट होता है मित्रों 350 टू 400 ppm। ये C4 प्लांट का है। हाँ, C4 प्लांट इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पर जरूर सैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मित्रों लगे हुए हैं दोनों, एक तरफ गन्ना लगा है, एक तरफ राइस लगा है। अब गन्ना भी अपना कह रहा है राइस से कि देखो मैं इतनी कंसंट्रेशन में इजीली कर सकता हूँ। तो राइस भी कहता है कि ऑप्टिमम कंडीशन कर कर देखिए। अब तो हम हमारी फोटोसिंथेटिक रेट को देखिए कि कितना जाता है। तो मित्रों याद रखना कि C4 में कितना है कंपनसेशन पॉइंट, C3 में कंपनसेशन पॉइंट कितना है, C4 का सैचुरेशन पॉइंट कितना है और C3 का सैचुरेशन पॉइंट कितना है। अगर मित्रों हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आइसोटोप हैं कितने टाइप के, कार्बन आइसोटोप्स की बात करें, एटमॉस्फेरिक कार्बन आइसोटोप्स की, तो मित्रों एटमॉस्फेरिक कार्बन आइसोटोप्स चार प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जिनमें से मित्रों दो तो हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और एक होता है नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। मित्रों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर जो कार्बन आएगा, जो कार्बन आइसोटोप्स आएंगे वो आएंगे C11 एंड C14। नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर जो कार्बन आएगी, कार्बन आइसोटोप आएंगे वो आएंगे C12 एंड C13। मित्रों जो C12 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हल्की होती है, लाइटर इन वेट, जबकि जो C13 है वो मित्रों हैवियर होती है। ये हैवियर होती है C13 C12 के कंपैरिजन में, ठीक है। और मित्रों इन दोनों का रेशो C13 टू C12 रेशो अगर बात करें C13 टू C12 रेशो हो गया, ये कहलाता है आइसोटोप रेशो कहलाता है आइसोटोप रेशो।
मित्रों, एक फॉसिल है जिसका नाम है बेलमेनाइट पीडी लाइम फॉसिल। बेलमेनाइट पीडी लाइम स्टोन फाउंड इन कैरोलिना के अंदर, साउथ अफ्रीका यूएस। तो इसके अंदर अगर हम देखें जो रेशो मिलता है, हमने देखा C13 जो प्रेजेंट है, C13 वो होता है मित्रों 1.1%, और जो C12 होता है 98.9%। तो जो रेशो हो जाएगा ये हो जाता है 1.1/9.8.9। ये रेशो आता है जो बेलमेनाइट पीडी लाइम स्टोन है फॉसिल, उसके अंदर आइसोटोप रेशो ये होता है। अब मित्रों, हम इस आइसोटोप रेशो को यूज करके निकाल कर हम बहुत सी चीज़ों का पता लगा लेते हैं, और हम किसी भी कंपाउंड का कार्बन आइसोटोप रेशो निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ का कार्बन आइसोटोप, किसी भी चीज़ की को मेज़र करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ किया जाएगा कार्बन आइसोटोप रेशो को पता करने के लिए। और अगर हमें किसी भी कंपाउंड का या किसी भी कोई भी आप लिविंग ऑब्जेक्ट लगा लीजिए या कोई बायोमास लगा लीजिए, हम पता करना चाहते हैं कि कार्बन आइसोटोप रेशो क्या है, कार्बन आइसोटोप रेशो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मित्रों। सबसे पहले तो जो रेशो निकाला जाता है ये 100 बेसिस पर नहीं निकाला जाता, पर 1000 बेसिस पर निकाला जाता है, ये आप याद रखना। तो ये निकाला जाएगा पर 1000 बेसिस पर जो निकाला जाता है वो होता है मित्रों इक्वल टू यहां से लिख देते हैं R सैंपल अपॉन R स्टैंडर्ड -1 इंटू 1000। आर स्टैंडर्ड में मैंने बताया था, आर स्टैंडर्ड का रेशो हम ये लिखते हैं 1.1 98.9। ये रेशो है आर स्टैंडर्ड का, RS का। तो हमें जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का रेफरेंस देकर हमें ये पता लगाना होता है कि किसी भी कंपाउंड का जो है, जो लिविंग बायोमास है, उसके अंदर कार्बन आइसोटोप रेशो कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला फिर बन जाता है कार्बन आइसोटोप रेशो पर 1000 बेसिस पर निकलता है मित्रों। तो हमने ये कर दिया, परसेंट नहीं है पर 1000 है। ये देखिए पर 1000 का साइन होता है ना मित्रों, परसेंटेज का तो ये है, और पर 1000 का ये हो जाएगा। तो ये साइन लगाया है पर 1000 वाला, इक्वल टू R सैंपल अपॉन R स्टैंडर्ड -1 इंटू 1000। मान लीजिए अगर R सैंपल में उतना ही रेशो है, आइसोटोप रेशो उतना ही है जितना स्टैंडर्ड में है, मान लीजिए 1 ही आता है। R सैंपल का R स्टैंडर्ड का अगर मैं बराबर कर दूं, R सैंपल और R स्टैंडर्ड मैंने बराबर कर दिया, तो बराबर होगा तो क्या होगा, कट जाएगा। 1 - 1 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 0। 0 का मतलब ये हुआ कि R सैंपल में जितना R रेशो आ रहा है, आइसोटोप रेशो आ रहा है, उतना ही स्टैंडर्ड में है।
ठीक है ना, मतलब जितना स्टैंडर्ड में है उतना ही सैंपल में है, ये समझिए। तो इस फॉर्मूले से मित्रों निकाला जाता है क्या, कार्बन आइसोटोप रेशो किसी भी लिविंग बायोमास का, ठीक है ना। और मित्रों अब देखिए कंडीशन आएंगी 3। कैसी कंडीशन, जो मैं यहां बता रहा था वही सुनिए। अगर आर सैंपल का रेशो बराबर हो आर स्टैंडर्ड के, आर स्टैंडर्ड, तो मित्रों कार्बन आइसोटोप रेशो कितना आएगा तब, अगर बराबर हो तो। बराबर होगा तो मित्रों 0 आएगा कार्बन आइसोटोप रेशो, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये बराबर नहीं है, आर सैंपल का रेशो आर स्टैंडर्ड से ज्यादा है, आर सैंपल का रेशो आर स्टैंडर्ड से अगर ज्यादा है, तो मित्रों ये जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। फिर कार्बन आइसोटोप रेशो जो आएगा, कार्बन आइसोटोप रेशो जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, वैलिड। अगर यही मामला उल्टा हो जाए कि आर सैंपल में कम आ रहा है और आर स्टैंडर्ड में ज़्यादा हो, तो इसका मतलब जो कार्बन आइसोटोप रेशो आएगा, रेशो आएगा मित्रों वो नेगेटिव में आएगा। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं कि सैंपल बराबर हो तो क्या होगा, आर सैंपल में रेशो, आर सैंपल का जो आर है अगर वो ज़्यादा आ रहा है, आर स्टैंडर्ड का कम है, तब क्या सिचुएशन होगी, दोनों बराबर हो तब क्या होगा, और आर स्टैंडर्ड का ज़्यादा हो अगर सैंपल से तब सिचुएशन क्या होगी, ये सारी बातें। तो मित्रों ये पाया गया एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन आइसोटोप रेशो प्रेजेंट है वो मित्रों -8 होता है, -8 पर 1000 बेसिस लेंगे। अगर हम C3 प्लांट का, C4 प्लांट का देखें, C4 प्लांट का है मित्रों -14 पर 1000 बेसिस। और मित्रों हम C3 का देखें तो C3 में आता है -28 पर 1000 बेसिस। अब हमने ये देखा एटमॉस्फेयर में तो इतना है, लेकिन इसके अंदर और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, और C3 के अंदर तो C3 के अंदर और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो आप ही बताइए कि कार्बन आइसोटोप रेशो सबसे कम किसके अंदर आया, एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे कम है, C4 प्लांट के अंदर सबसे कम है, या C3 प्लांट के अंदर सबसे कम है। मित्रों डिजिट पर मत जाना, कभी डिजिट पर जाओ केवल कि जी डिजिट देखो सबसे कम है एटमॉस, ना ये नहीं करना है। कोई भी चीज़ के लिए देखने के लिए 2 चीज़ें देखी जाती हैं, डिजिट के साथ साथ साइन। तो मित्रों ये तो सबसे ज़्यादा है, -8 ज़्यादा है -14 से, और -14 ज़्यादा है -28 से। तो सबसे कम जो आइसोटोप रेशो आया, कम की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे कम जो आइसोटोप रेशो, कार्बन आइसोटोप रेशो आएगा वो मित्रों C3 प्लांट का आएगा, C3 प्लांट। फिर उससे ज़्यादा किसमें होगा, उससे ज़्यादा होगा किसमें, सबसे कम तो इसका है, उसके बाद इससे ज़्यादा किसका है, C4 प्लांट का, और इससे ज़्यादा किसका है, एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर। तो ये है सबसे कम आएगा जो वो C3 प्लांट में आ रहा है। मतलब अगर हम देखें C4 को C3 को, तो ये मित्रों मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों प्लांट कार्बन 12 को ज़्यादा पसंद करते हैं, दोनों प्लांट कार्बन 12 को ज़्यादा फिक्स कर रहे हैं कंपैरेटिव टू C13।
कम का मतलब यही, कम तो रेशो कब, क्योंकि रेशो ये था ना मित्रों, कार्बन 13 टू कार्बन 12 था रेशो। कम आ रहा है तो कम तो कब आएगा, कम तब आएगा जब ये प्लांट कार्बन 12 को ज्यादा फिक्स करें कंपैरेटिव टू कार्बन 13, तब ज्यादा मोर नेगेटिव आएगा। तो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, C3 एंड C4 दोनों ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं कार्बन 12 को। और इन दोनों में भी अगर हम देखें तो C13 और ज्यादा फिक्स करती है कार्बन 12 को कंपैरेटिव टू C4। ठीक है, इसीलिए तो नेगेटिव है इसमें, C3 प्लांट में ज्यादा नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट ज्यादा कंपैरेटिव टू C4 प्लांट ज्यादा पसंद कर रहा है C12 को, कार्बन 12 आइसोटोप को। उसका कारण है मित्रों, उसका कारण यह है कि C4 प्लांट में बैठा है, C4 प्लांट में बैठा है पैपकेज एंजाइम। ओहो, पैपकेज, और पैपकेज का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म इज परफॉर्म्ड बाय या डन बाय पैपकेज एंजाइम। और पैपकेज इतना बावला है, उसको नहीं पता 12 और 13 में ज़्यादा नहीं पता है उसको फ़र्क, जो मिल जाए आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। इस वजह से वो मित्रों 12 और 13 में जब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता और दोनों ही तरह की कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंसंट्रेट कर देता है। बट रुबिस्को चालाक है इस मामले में। लेकिन रुबिस्को बैठा किस में है? C3 प्लांट में। C3 प्लांट में बैठा है मित्रों रुबिस्को। रुबिस्को इजीली डिस्क्रिमिनेट कर लेता है एट हाई CO2 कंसंट्रेशन। हाई CO2 कंसंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर में हो तो C3 प्लांट इजीली डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि कौन सी कार्बन 12 है और कौन सी कार्बन 13 है, और कार्बन 13 को वो फिक्स नहीं करता। फिर रुबिस्को करेगा कार्बन 12 को। मैं मित्रों ये नहीं कह रहा कि रुबिस्को की कैपेसिटी केवल कार्बन 12 के साथ है बाइंडिंग करना, ऐसा नहीं है, दोनों के साथ है। दोनों को वो फिक्स कर सकता है, लेकिन वो कार्बन 12 को ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन मित्रों पसंद की बात तो तब आती है ना जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। मानकर चलो आप कहीं गए खाने के लिए, अब खाने के लिए पहुंच तो गए, अब देखा खाने के लिए बस दो ही चीज़ हैं, एक चावल है और रोटी सब्जी है। तो मित्रों वहाँ पर आपकी चॉइस क्या है बताइए? ठीक है भाई, जो है वो लाइए, पेट तो भरना है। अब आप पहुँच गए खाने के लिए ऐसी जगह, किसी शादी में पहुँच गए, मैरिज हॉल में, वहाँ देखे आपने वैरायटी है। अब आप देखिए आपकी डिस्क्रिमिनेशन कितना होता है। नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं ये खाऊंगा। तो देखिए आप मिठाइयों में भी आप फिर छांटेंगे डिस्क्रिमिनेशन पावर। आप मिठाइयों में भी देखिए कि ये मिठाई नहीं, ये और जब मित्रों ऐसी जगह पहुँचे कि वहाँ मिठाई ही लड्डू थे, जलेबी थी, नहीं थे गुलाब जामुन, अब क्या? ठीक है जो है वो लाओ, चाहे भले ही बतासे हो तो खाओगे आप। तो कहने का मेरा मतलब ये है, एट मोर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर रुबिस्को के नखरे हो जाते हैं। रुबिस्को फिर तब फिक्स करेगा कार्बन 12 को, तब 13 को हाथ भी नहीं लगाएगा। बट एट नॉर्मल कंडीशन, सब ऑप्टिमम कंडीशन अगर हो कार्बन डाइऑक्साइड की, तब तो ठीक है, रुबिस्को कहता है ठीक है जो भी है वही लाओ, 12 है 12 लाओ, 13 है 13 लाओ। लेकिन मित्रों आप जानते हो 13 का तो अमाउंट ही एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है, तो कम ही फिक्स होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन आइसोटोप रेशो जो है सबसे कम किसका है? तो मित्रों सबसे कम होता है C3 प्लांट का, उससे ज़्यादा फिर है मोर, उससे मोर है
C4 का उससे मोर एटमॉस्फेयर में तो है ही, ठीक है ना, या उल्टा पूछा जा सकता है, जो भी जैसे पूछे। तो थोड़ा इनका आप ध्यान रखना कि किसमें कितना कम है, किसमें कितना ज़्यादा है। चलिए तो मित्रों, ये तो हो ही गया है। बाकी अब बात आ जाती है कि जी ये जो किया हमने कार्बन आइसोटोप रेशो जो मेज़र कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से, उसका फ़ायदा क्या है, क्यों पता कर रहे हैं? तो मित्रों, कार्बन आइसोटोप रेशो पता किया जाता है 3 चीज़ों का पता लगाने के लिए। किसी ने खाने में मिलावट कर दी, फूड अडल्ट्रेशन को पता लगाने के लिए इसका मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करेंगे कार्बन आइसोटोप रेशो पता करने के लिए कि कितनी मिलावट है, हम इसका पता कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें अगर ये पता करना हो कि किसी प्लांट का पाथवे कौन सा रहा है कार्बन को फिक्स करने का, तो भी हम पता कर सकते हैं मित्रों। सीधा कार्बन आइसोटोप रेशो निकाल लीजिए। अगर कार्बन आइसोटोप रेशो बहुत ही कम आ रहा, सबसे कम आ रहा है, तो आपको पता है वो C3 पाथवे होगा। किस रेंज पे कितना आ रहा है ये आपको पता है कि C4 का कितना आता है, C3 का कितना आता है, ये ऑलरेडी हमें पता होता है। अब तो बस केवल मास स्पेक्ट्रोमीटर से चेक करना है कि पाथवे प्लांट में C4 चला है या C3 चला है। एक मित्रों, एक प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का प्लेस पता करने के लिए भी हम कार्बन आइसोटोप रेशो को यूज में लेते हैं। हम कार्बन आइसोटोप रेशो से ये बता देंगे कि जो बंदा ये कहाँ से है। कोई आ जाए इंडिया में, ठीक है, होते हैं मित्रों बहुत से लोग, कहे मैं तो इतने साल इंग्लैंड में रहा हूँ, फेंके लंबी लंबी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, इंग्लैंड में रहा हूँ, कोई बात नहीं, पकड़ के ले आओ, कर डालो कार्बन आइसोटोप रेशो, उसका चेक पता लग जाएगा कि वो कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ है उसका, इंग्लैंड से है, अपने इंडिया से है या किसी और कंट्री से, उसका भी पता लग जाता है। मित्रों, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका नेचुरल पाथवे कार्बन को फिक्स करने का कुछ और होता है, बट कंडीशन कुछ खराब हो जाए तो वो दूसरे पाथवे को चला लेते हैं। जैसे मीसेनब्रायनैंथेमम क्रिस्टेलिनम एक प्लांट है, मीसेनब्रायनैंथेमम क्रिस्टेलिनम ये प्लांट, इसको मित्रों आइस प्लांट भी बोल देते हैं, इसको हम आइस प्लांट भी बोल देते हैं। एक होता क्लशिया, ये प्लांट, ये 2 प्लांट ऐसे हैं जो एक्चुअल में हैं तो C3 प्लांट, ये दोनों ही होते तो C3 है, बट अगर इनको कार्बन की कंसंट्रेशन, कार्बन की नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा अगर इनको, इन प्लांट को प्रॉपर पानी मिलता रहे प्लेस पर, तब तो ये अपने पाथवे को बनाए रखेंगे C3 कि प्रॉपर वाटर अवेलेबल है इनको कहीं पर, तो ये प्लांट अपने पाथवे, अपने जो कार्बन फिक्सेशन वाला पाथवे चलाएंगे, वो चलाएंगे C3 पाथवे। बट अगर किसी प्लेस पर इनको मिल जाए वाटर की कमी, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, तो मित्रों ड्यूरिंग दैट कंडीशन ये प्लांट कैम पाथवे चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स करेंगे वो कैम पाथवे से करेंगे, इसीलिए इन प्लांट्स को मित्रों फैकल्टेटिव कैम बोला जाता है, फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स कौन से हैं।
और वो क्या करते हैं, दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो क्लशिया और मीजन ब्राइन एंथीमम क्रिस्टिलेनम जो है वो फैकल्टेटिव कैम प्लांट हैं। नॉर्मल कंडीशन ऑफ वाटर में ये C3 प्लांट की तरह काम करेंगे, C3 पाथवे को चलाएंगे फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2, बट ड्यू टू इनस्कैरिटी ऑफ वाटर, इनस्कैरिटी ऑफ वाटर हो गई कमी। तो जब कमी हो जाती है तब ये इनमें चलता है कैम पाथवे, इसीलिए इनको बोला फैकल्टेटिव कैम। अब दिक्कत ये आएगी, इनके अंदर कार्बन आइसोटोप रेशो पता ही नहीं लगेगा, कार्बन आइसोटोप रेशो चेंज हो जाएगा यहाँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर मित्रों इन प्लांट्स में आप कार्बन आइसोटोप रेशो चेक करने गए, कंडीशन देखिए फिर वहाँ की कैसी है, कंडीशन डिसाइड करेगी कि ये C3 है या कैम है। अगर कैम है तब इनमें देखोगे कार्बन आइसोटोप रेशो ज़्यादा मिलेगा कंपैरेटिव टू C3, क्योंकि कैम में भी भैया पैपकेज होता है और पैपकेज तो डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकता C12 और C13 में, ठीक है ना, जबकि रुबिस्को कर सकता है जो C3 में होता है। तो मित्रों ये था इकोलॉजिकल फैक्टर जो कार्बन डाइऑक्साइड था, फोर्थ। बाकी मित्रों ये मेज़र थी जो मैंने बात की, ये मेज़र हैं, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 4 मैंने कराए आपको, वाटर, टेम्परेचर, लाइट और CO2, ये मित्रों मेजर हैं जिस पर फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये मेजर इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस में, केवल ये थोड़ी है यही इन्हीं से काम चलेगा, ये मेजर है। कुछ माइनर भी हैं, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं, कुछ आयंस भी हो गए, वो एक अलग बात है। तो मित्रों याद रखना, ये 4 जो हैं इनको आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। तो मित्रों ये प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस इस CO2 टॉपिक के साथ हो जाता है फिनिश, कंप्लीट हो जाती है आपकी ये यूनिट। लेकिन मित्रों मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर आपका क्वेश्चंस के लिए बनाऊँ, कि कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस आपको कराऊँ एक लेक्चर में, ताकि थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मैं क्वेश्चंस मित्रों कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर ही रहा हूँ, आप देख रहे हो। अब आपके लिए डेली पोस्ट होंगे क्वेश्चंस, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर अब फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए आप, ठीक है ना। तो मित्रों आप प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताया करें, ताकि हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की प्रॉब्लम पर बना दूं आपके लिए। तो वो सारी चीज़ें उम्मीद करता हूं मित्रों बहुत अच्छे से समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर देना। फिर मिलते हैं मित्रों, अभी नेक्स्ट लेक्चर तो बनाएंगे प्रॉब्लम्स पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कौन सा स्टार्ट करते हैं, प्लांट फिजियो का करें या जेनेटिक्स का करें या इकोलॉजी का करें। और अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर कि इस यूनिट का किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, अदरवाइज़ फिर मेरी चॉइस तो है ही। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।